अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द बार्टर सिंड्रोम। इसमें सबसे पहले उन्होंने केस प्रेजेंट किया है। 8 month-old गर्ल प्रेजेंट्स विद फेलियर टू थ्राइव एंड डिहाइड्रेशन विथ पोलीयूरिया। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव भी है इस बच्ची को, डिहाइड्रेशन है, पोलीयूरिया। जब एग्जामिनेशन की गई तो बच्ची की जो हाइट है और वेट वो लेस दैन 5th परसेंटाइल है। और इन्वेस्टिगेशन पे उसके आरबी रैंडम ब्लड शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन उसको हाइपोनेट्रीमिया है, यानी सीरम सोडियम कंसनट्रेशन उसकी लो है, हाइपोकेलीमिया है, हाइपोक्लोरीमिया एंड एबीजीज पे भी हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिल रहा है। ठीक है, इसमें अब यूरिनरी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड ये सारे यूरिन में उनमें इंक्रीज मिल रहे हैं, ज़्यादा है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी और सीरम एल्डोस्टेरोन भी जो है उसके रेस्ड है, रेनिन एज वेल एज सीरम एल्डोस्टेरोन। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें हमें बायलेटरल नेफ्रोकैल्सिनोसिस मिल रहा है दोनों किडनीज में। ठीक है, तो ये एक टिपिकल केस है एक्चुअली बार्टर सिंड्रोम का। बार्टर सिंड्रोम होता क्या है कि एक्चुअली ऐसा ग्रुप है डिसऑर्डर्स का जिसमें हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा पेशेंट को। ठीक है, हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपर कैल्सीयूरिया होगा और साल्ट वेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो किडनी अफेक्ट करता है किडनी की एबिलिटी को टू रीअब्जॉर्ब द साल्ट इन द लूप ऑफ हेनले। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड साल्ट वेस्टिंग स्टेट हो जाती है और कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें पैथोफिजियोलॉजी और इसके जो कोर कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यही है कि इसमें जेनेटिक डिफेक्ट आता जाता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसमिटर का द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यही इसमें कोर डिफेक्ट है कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो है ना ये लूप ऑफ हेनले में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो ये एक्ट कर रहे होते हैं सिमिलरली टू अ हाई डोज ऑफ लूप डायूरेटिक, बिल्कुल एक फ्यूरोसेमाइड की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बार्टर टेट्राड होता है। ये टेट्राड आपने अच्छी तरह से याद रखना है। 4 चीज़ें हैं बार्टर टेट्राड में। हाइपोकैलेमिक के पोटेशियम लो होगा, हाइपोक्लोरिमिक क्लोराइड भी लो होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है यानी बायकार्ब ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें साल्ट वेस्टिंग हमें मिलेगी। साल्ट वेस्टिंग की वजह से पेशेंट में वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी। ठीक है, देन अब इसमें जो हमें ना कंपनसेटरी हाइपर नेट्रीमिया एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, किडनी क्या करती है कि साल्ट लॉस को सेंस करेगी और वॉल्यूम डिप्लीशन को, और वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को जो है वो ट्रिगर करेगी। उसके नतीजे में रेनिन की एक्टिविटी प्लाज्मा में हाई हो जाएगी और सीरम एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी। और एल्डोस्टेरोन फिर फर्दर क्या करेगा कि पोटेशियम को भी ड्राइव करेगा और पोटेशियम को और प्रोटॉन के लॉस को इन द कलेक्टिंग डक्ट, वर्सनिंग द हाइपोकैलीमिया एंड एल्कलोसिस। देन तो इसको हम कह रहे हैं हाँ, ये है कंपनसेटरी हाइपर रेनिनीमिया एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, रेनिन रास सिस्टम भी जो ट्रिगर हुआ है, रेनिन की और एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, और अल्डोस्टेरोन जो है वो फर्दर पोटेशियम को और प्रोटॉन को जो है वो ड्राइव कर रहा है। देन इसके अलावा है हाइपर कैल्सीयूरिया। बार्टर सिंड्रोम जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी यूरिन में बढ़ा देता है। ये जो है की डिस्ट्रीब्यूशन फीचर है फ्रॉम द गिटलमैन सिंड्रोम विच कॉजेज हाइपोकैल्सीयूरिया, यानी इसमें गिटलमैन में हाइपोकैल्सीयूरिया होता है, लेकिन यहाँ बार्टर सिंड्रोम में कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। नाउ अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ द बार्टर सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम टिपिकली जो है वो या तो गिटलमैन सिंड्रोम की तरह आइदर अर्लियर उसी की तरह प्रेजेंट कर रहा होता है, ऑफन इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में, बिल्कुल गिटलमैन सिंड्रोम की तरह। तो उसमें जो हमें प्रीनेटल या नियोनेटल में फ़ीचर्स मिलते हैं, बच्चे को जो है पॉलीहाइड्रोमेनोस की हिस्ट्री होगी क्योंकि फीटस की अपनी किडनीज बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं। इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में जो हमें फ़ीचर्स मिलेंगे उसमें फेलियर टू थ्राइव आपने याद रखना है, उसका शॉर्ट स्टेचर होगा क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो शॉर्ट स्टेचर करवा रहा है, और उसके लिए फिर हमें ग्रोथ हार्मोन देना होगा शॉर्ट स्टेचर के लिए। इसके अलावा रिकरेंट एपिसोड्स होंगे बच्चे को डिहाइड्रेशन के, इसको पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया होगा, वीकनेस होगी, मसल स्पाज्म, टेटनी, ये जो है हाइपोकैलीमिया की वजह से, हाइपोमैग्नीसीमिया, तो उसमें फिर हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स देनी होगी। नेफ्रोकैल्सिनोसिस यानी किडनीज भी कैल्सीफाई हो जाती है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे, ये एक्चुअली क्रोनिक हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से। तो ये क्लिनिकल फीचर्स आपने जहन में अच्छी तरह से याद रखने हैं। मेन इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग है बार्टर सिंड्रोम की, फेलियर टू थ्राइव, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ डिहाइड्रेशन, हिस्ट्री ऑफ पोलीहाइड्रोमेनोस, हाइपोनेफ्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यूरिनरी क्लोराइड इंक्रीज्ड,
urinary sodium, potassium and calcium level are also increased. देन नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी होता है, यूरिनरी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इंक्रीज़ हो जाता है, रेनिन एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाता है, और इसमें लेकिन ब्लड प्रेशर याद रखिएगा इसमें हमें नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है हम किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनते हैं, और मैनेजमेंट किस डायग्नोसिस जो है इसकी बार्टर सिंड्रोम पर डिपेंड करता है इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स पे। तो इसमें सबसे पहले तो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे, वही बात कि सोडियम कम होगा, पोटेशियम भी कम है, क्लोराइड भी लो है, ये इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है क्योंकि साल्ट वेस्टिंग हो रही है, सीवियर पोटेशियम का लॉस। दूसरा हम ABGs करवाएंगे तो उसमें हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगा, यानी बायकार ज़्यादा है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं उनकी सिक्रीशन अल्डोस्टेरोन से हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पर ABGs पे हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिल रहा है। तो यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाएंगे, सोडियम उसमें ज़्यादा होगा, पोटेशियम भी और क्लोराइड भी, तो इसका मतलब है प्राइमरी रीनल वेस्टिंग हो रही है। यूरिनरी कैल्शियम लेवल करवाएंगे, उसमें हाइपर कैल्सी यूरिया मिलेगा जो कि बार्टर सिंड्रोम का की फीचर है, यूरिनरी हाइपर कैल्सी यूरिया। प्लाज्मा रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी भी हमें रेस मिलती है इसमें। इमेजिंग पे हमें जो है वो बायलेटरल नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ये कॉमन फाइंडिंग है, क्रोनिक हाइपर कैल्सी यूरिया की वजह से बायलेटरल नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा। देन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम जो है इस पर डायरेक्ट करते हैं रिप्लेसिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव हार्मोन एक्टिविटी। तो हमने मैनेजमेंट से पहले आप याद रखिए इसका डिफरेंशियल एक बनता है गिटलमैन सिंड्रोम, ये बड़े बच्चों में होता है और उसमें जो है मसल वीकनेस के एपिसोड्स होते हैं, बार बार रिकरेंट उनको टेटनी होती है, हाइपोकेलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, और इस तरह के बच्चों को हाइपोकैल्सीयूरिया होता है क्योंकि बार्टर में हाइपर कैल्सीयूरिया है जबकि गिटलमैन में हाइपोकैल्सीयूरिया। नेक्स्ट कम्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने जो है ट्रीटमेंट जो है उसके जो भी लॉस है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का उनको रिप्लेस करना होता है डायरेक्टली। सलाइन रीहाइड्रेशन अर्जेंटली रिक्वायर्ड होती है जब बेबी डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करेगा, तो हमने क्या करना है उसको सलाइन रीहाइड्रेशन करनी है। करेक्ट हाइपोकेलीमिया, और हाइपोकेलीमिया में हम पोटेशियम की सप्लीमेंट्स देंगे, पोटेशियम क्लोराइड 1 to 3 मिलीक्यूलेंट पर kg पर डे पर ओरल 3 डिवाइडेड या 4 डिवाइडेड डोजेस में। पोटेशियम सप्लीमेंट्स ऑफन वेरी हाई डोजेस पे रिक्वायर्ड होती हैं इस कंडीशन में। सोडियम क्लोराइड की सप्लीमेंट्स भी देंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन जो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है 2 to 3 मिलीग्राम पर kg पर ओरल डिवाइडेड डोजेस में ट्वाइस देना है। AC इनहिबिटर्स में हमने इसको कैप्टोप्रल देना है 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर डे पर ओरल थ्राइस डेली। इंडोमेथासिन देंगे जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है 2 to 3 मिलीग्राम पर kg पर डे पर ओरल डिवाइडेड डोजेस। साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इनहिबिटर्स फॉर एग्जांपल रोफेकॉक्सिब एंड रेनिन इनहिबिटर फॉर एग्जांपल एलिस्काइरिन may be required in few patients. Growth hormone for short stature, growth monitoring, calcium and magnesium supplements if required, example muscle spasm or tetany. Then यही इसमें ट्रीटमेंट इसको मैं समराइज़ करती हूँ कि इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने सलाइन रिहाइड्रेशन करनी है, हाई डोज पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने हैं, हाइपोकेलीमिया को कंट्रोल करने के लिए हम स्पाइरोनोलैक्टोन दे रहे हैं क्योंकि वो जो है ना पोटेशियम के लॉस को रिड्यूस करेगा बाय ब्लॉकिंग द एल्डोस्टेरोन इफेक्ट ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स में हमने इंडोमेथासिन देना है प्रोस्टाग्लैंडिन की क्योंकि ओवर प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है साल्ट लॉस एंड सिम्टम एंड सेड ब्लॉक दिस। रास ब्लॉकेट के लिए हम ACE इनहिबिटर्स देंगे या रेनिन इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। और ये जो ब्लॉक जो है ये हाई रेनिन इफेक्ट ऑफ हाई रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेगा टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन रिस्क एंड पोटेंशियली स्लो द प्रोग्रेशन। सो लास्ट कम्स द प्रोग्नोसिस। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस तो उसकी अच्छी है अगर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम देते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वॉल्यूम स्टेटस एंड ग्रोथ। कुछ पेशेंट्स को क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हो जाता है या उनको क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि लेस कॉमनली यानी क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। बार्टर सिंड्रोम नेक्स्ट वीडियो सेशन